गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले चैप्टर में जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी हासिल की। और आज हम पढ़ेंगे जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव किस प्रकार सहयोगी है, माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर्स। तो अगर जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो केमिकल्स हम फसल को बचाने के लिए, पीड़कनाशियों से बचाने के लिए, खरपतवार से बचाने के लिए जो भी केमिकल्स हम फसल में लगाते हैं, डालते हैं, उसका नुकसान कहीं ना कहीं फसल को भी होता है। मृदा भी प्रदूषित होती है, जल भी प्रदूषित होता है। और जब हम उसको खाते हैं, पशु पक्षी खाते हैं या मनुष्य खाते हैं, तो उसका थोड़ा थोड़ा अंश जो है वो बॉडी के अंदर जमा होते जाता है, जो आगे चलकर भयंकर रोग का भी कारक बन सकता है ना। तो जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनकी सहायता से अगर हम फसलों में पीड़कनाशियों को खत्म करने का या कवक जो होते हैं, है ना, उन सबको, खरपतवार जो होते हैं उनको नष्ट करने का अगर हम उपाय अपना लें, तो हमारा फसल जो है वो जैविक रूप से सुरक्षित हो जाता है, यानी कि जीव जंतु के और मनुष्य के खाने के लायक रहता है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं, यदि लगातार किसी जमीन में फसल लगाया जाता है और बाहर से पोषक तत्व न मिलाया जाए, तो उस जमीन की पोषक तत्वों को उस एक ही प्रकार का जो फसल होता है वो कंटिन्यू अवशोषित करते जाता है, जिससे उस लैंड की, उस जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। तब इन पोषक तत्वों की कमी पूरा करने के लिए उर्वरक का उपयोग किया जाता है। ज्यादातर रासायनिक उर्वरकों का ही उपयोग किया जाता है, ताकि इन पोषक तत्वों की आपूर्ति जो है पौधों को जल्दी से जल्दी हो सके। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो बढ़ जाती है, लेकिन वर्षा जल के साथ जब ये निकट के जलाशयों में पहुंचता है तो वहां के जल को प्रदूषित कर देता है। ये मृदा को भी प्रदूषित करता है थोड़ी बहुत मात्रा में, और जब पानी के साथ बहकर ये दूसरे स्रोतों से मिलता है जल के, तो वहां के जल को भी प्रदूषित कर देता है, जिसके फलस्वरूप जलीय जीव जंतु के साथ साथ ये हमारे शरीर में आहार श्रृंखला के द्वारा पहुंचते हैं और हमको भी विभिन्न प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। इसके अलावा अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जमीन पर कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, है ना। जैसे इसमें जो है वो जमीन की कठोरता बढ़ती चली जाती है, नेचुरल जो उर्वरक होते हैं वो जो है वो कम होते जाते हैं, इनकी जो जल धारण क्षमता है वो कम होती जाती है। तो इस प्रकार के कई हानिकारक प्रभाव जो है वो जमीन पर भी बढ़ता है। इसलिए इस समस्या से निदान के लिए कार्बनिक खेती की आवश्यकता है। ऑर्गेनिक खेती, ऐसी खेती जिससे ना तो मृदा को नुकसान हो, न जल प्रदूषित हो, न जीव जंतु को नुकसान हो। इसमें रासायनिक उर्वरकों, पीड़कनाशकों और अन्य रसायनों का उपयोग कम से कम या बिल्कुल नहीं करके कार्बनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। जैविक उर्वरकों के उपयोग से मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि तो होती ही है, साथ ही साथ इसका जो बुरा प्रभाव है वो भी नहीं होता, मतलब इससे कोई बैड इफेक्ट नहीं होता है, न फसल को, न मृदा को, न जल प्रदूषण। जैविक उर्वरक का निर्माण विभिन्न प्रकार के जीव, जैसे कि नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु और कवक के द्वारा होता है। नील हरित शैवाल की कई जातियां ऐसी हैं कि वे वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके उसको नाइट्रोजन यौगिक में परिणित कर देते हैं, बदल देते हैं। इसी प्रकार जल में पाए जाने वाले स्वपोषी सूक्ष्म जीव भी होते हैं। ये जो है ना, जल में घुलनशील होते हैं और मृदा में पहुंचकर जल के द्वारा, मतलब ये कहना चाहिए पेड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इनमें हेट्रोसिस्ट नामक विशेष कोशिका पाई जाती है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। और ये जो है वो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा में मिक्स कर देते हैं और पौधों को इसका लाभ पहुंचाते हैं। इसका मुख्य उदाहरण नॉस्टॉक, एनाबिना, टोलिपोथ्रिक्स ये सब हैं। धान के खेत में इन नील हरित शैवालों की उपयोगिता को देखते हुए इनका शुष्क स्पोर बाजार में अभी उपलब्ध किया गया है, और ये शुष्क रूप में इनको इनके स्पोर्स को रखा जाता है और इनको धान के खेत में छिड़काव किया जाता है या जल में घोलकर स्प्रे किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरक बैक्टीरिया जो है वो धान के फसल को लाभ पहुंचाते हैं। साइनोबैक्टीरिया की पपड़ी का 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से धान के खेत में पौधा लगाने के 10 दिनों के बाद उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए परीक्षणों से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि साइनोबैक्टीरिया 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्रति हेक्टेयर की दर से स्थिरीकरण कर सकता है। इसके बड़े पैमाने पर उपयोग करने की सलाह दी जाती है ताकि हम हमारे फसल की पैदावार जो है वो रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर न होकर अच्छे से हम उत्पादन दे सकें। जैविक उर्वरक के रूप में कार्य करने वाले जीवाणु दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो सहजीवी जीवाणु सहजीवन बिताने वाले, और दूसरा है मुक्त जीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु जैसे राइजोबियम आप लोगों ने पहले पढ़ा ही है, मटर कुल के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में बनते हैं, है ना। यह वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को स्थिर करके नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में परिणत करके पौधे को प्रदान करते हैं और पौधों में इनको रहने के लिए जगह मिल जाता है। इस प्रकार ये एक सहजीवी जीवन मटर कुल के पौधों की जड़ों में होते हैं। इससे मृदा के पोषक शक्ति में भी वृद्धि होती है। प्रयोगशाला में विकसित कर राइजोबियम कल्चर को मटर कुल के पौधों के बीजों के साथ लगाया जाता है और अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। भूमि में पाए जाने वाले मुक्त जीवी जीवाणु जैसे कि एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलियम भी वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जब एजिटोबैक्टर कपास, मक्का, चावल और ज्वार के साथ रहता है तो फसल के उत्पादन में वृद्धि कर देता है। इसके साथ साथ मृदा में ये 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से वृद्धि करता है। उच्च कुल के पौधों की जड़ों और कवक के बीच में होने वाला सहजीवी संबंध को माइकोराइजा कहा जाता है। हमने पहले भी पढ़ा है इस चीज को, 11th में भी पढ़ा था। पौधों की जड़ और कवक के बीच में सहजीवी संबंध होता है। कवक को रहने के लिए जड़ में स्थान मिल जाता है और कवक जो कवक जाल बनाता है, इससे उच्च कुल के पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन प्लस पोषक तत्व मिलते हैं। तो इस संबंध को माइकोराइजा कहा जाता है। माइको मीन्स माइकोबैक्टीरियम और राइजा में राइजोइड्स। तो इस सहजीवी संबंध में भूमि में पाए जाने वाले कवक पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। कवक के तंतु मृदा से फास्फोरस और अन्य पोषकों को ग्रहण करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। इसके अलावा पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। इस संबंध के चलते पौधे लवणता एवं सूखे का सफलतापूर्वक सहन कर सकते हैं। कवकों की ग्लोमस जाति के अनेक सदस्य माइकोराइजा बनाते हैं। माइकोराइजा के प्रयोग से जो लाभ होते हैं वो हैं, एक तो ये जड़ों के तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, जिससे जड़ों की अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। जड़ भूमि से या मृदा से अधिक मात्रा में जल और खनिज लवण का अवशोषण कर पाते हैं। ये कुछ पोषक तत्वों के अवशोषण में भी विशेष भूमिका निभाते हैं, जैसे फास्फोरस, जिंक, कॉपर। इन खनिज लवण को अवशोषण करने में पौधों की मदद करते हैं। कुछ पौधे नए स्थान पर तब तक नहीं उगते जब तक कि मिट्टी में माइकोराइजा ना हो, जैसे चीड़। मतलब चीड़ के पौधे के जड़ों के लिए कवक का होना जरूरी है, अदरवाइज चीड़ जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाता, है ना। इनकी उपस्थिति में पौधों में बीमारी पैदा करने वाले कवक और जीवाणुओं की भी कमी आ जाती है ना। ये जो कवक होते हैं माइकोराइजा के, ये अन्य कवकों को और जीवाणुओं का भी भक्षण करके उनको मारकर पौधों को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार सूक्ष्म जीव जो है वो अनेक प्रकार से मानव के जीवन में कल्याणकारी हैं। फसल के क्षेत्र में, पर्यावरण को मुक्त करने के क्षेत्र में, जल प्रदूषण को रोकने में, मृदा प्रदूषण को रोकने में, है ना, बायोगैस के निर्माण में, विभिन्न प्रकार की अन्य उद्योग जैसे रेशे का रेटिंग, चमड़ा उद्योग, तंबाकू उद्योग, सिरका उद्योग, इन सब में, और प्लस कई प्रकार के मेडिसिन्स, कई प्रकार की बीमारियों का इलाज करने के लिए इन सूक्ष्म जीवियों के द्वारा बनाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव एक महत्वपूर्ण भूमिका, बल्कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।